अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि बहुत सिंपल सा टॉपिक है। उसका नाम है टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग। जी बेटा, टारगेट कॉस्टिंग क्या है, सबसे पहले इस बात को समझ लें। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रही है, प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रही है, तो उसके पास दो तरीके हैं। हमें पता है प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। अगर कोई भी इदारा अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाह रहा है, तो मेथड नंबर वन ये है कि वो इदारा अपनी सेल प्राइस को इंक्रीज कर ले, एज्यूमिंग नो चेंज इन द कॉस्ट। तो उस इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। सेल प्राइस को इंक्रीज करने से इदारे के पास रेवेन्यू ज्यादा आएगा, जिस वजह से इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज आ जाएगा। लेकिन इस तरीका कार में प्रॉब्लम ये है कि ड्यू टू कंपटीशन, जब आप सेल प्राइस बढ़ाएंगे जब आप सेल प्राइस बढ़ाएंगे तो आपके कस्टमर आपको छोड़कर आपके कंपटीटर की तरफ चले जाएंगे। यानी बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि इस मेथड में फ्लॉ ये है कि कंपनी कस्टमर लूज करेगी, क्योंकि आपने प्राइस बढ़ाई है, आपके कंपटीटर्स ने प्राइस को नहीं इंक्रीज किया, जिस वजह से इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की बजाय चांस है कि वो उल्टा कम हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम कम बिकेगा आपका। तो सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय सेल यूनिट्स इक्वल टू रेवेन्यू होता है। तो जब आपने प्राइस बढ़ा ली और उल्टा वॉल्यूम गिर गया और ज्यादा गिर गया तो फायदा ही कोई नहीं। इसके मद्दे मुकाबिल टेक्निक ये है, वो कहती है कि प्राइस को ना बढ़ाओ, प्राइस को इंक्रीज ना करो, आप कॉस्ट को रिड्यूस करो। अगर कोई इदारा अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर ले, तो देन उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। ये मेथड जो होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि इसमें आप एक्सटर्नली किसी भी पार्टी को, कस्टमर को, कंपटीटर को किसी मुश्किल में नहीं ला रहे, बल्कि आप अपने इदारे की जो प्रोडक्ट बनाने की और बेचने की कॉस्ट है, आप अपनी कॉस्ट को कम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और कॉस्ट भी तब नहीं कम कर रहे जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फेज में हो, जब बल्कि जब प्रोडक्ट को पहली दफा डिजाइन कर रहे होते हैं इंजीनियर, तब उन्हें कहा जाता है कि भाई इसको ऐसा डिजाइन बनाए कि ये कम से कम कॉस्ट पे मैन्युफैक्चर होकर बिके। तो फिर उसके ऊपर इंजीनियर, अकाउंटेंट, डिजाइनर सारे उसके ऊपर लग जाते हैं कि किसी तरह से ऐसा डिजाइन फाइनलाइज हो जिसके ऊपर कॉस्ट कम से कम लग रही हो। कॉस्ट के मिनिमाइज होने से प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड। तो ये अप्रोच जो है ना, प्रॉफिट को बढ़ाने की वाया द रिडक्शन इन द कॉस्ट, इस अप्रोच को बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट का मतलब है एक कॉस्ट का टारगेट जहन में रख के इंजीनियर और डिजाइनर कॉस्ट को कम करते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग? तो टारगेट कॉस्टिंग इज अ प्रॉफिट मैनेजमेंट टेक्निक।
हाँ जी, टारगेट कॉस्टिंग इज अ प्रॉफिट मैनेजमेंट टेक्निक used in design phase of new products। बाद में भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन ये टेक्निक जो है ये जापानीज है, तो जापानीज कहते हैं पहली दफा जब प्रोडक्ट डिजाइन हो रही होती है तब उसकी कॉस्ट को कम करने का पोटेंशियल ज्यादा होता है। जब एक दफा प्रोडक्ट का डिजाइन फाइनल हो जाए ना, देन फिर उसमें जो कॉस्ट की कमी है वो लिमिटेड होती है। फिर डिजाइन को स्मार्ट नहीं किया, बनाया नहीं जा सकता दोबारा। तो टारगेट कॉस्टिंग प्रॉफिट मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि डिजाइन फेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स पे अप्लाई की जाती है। जो भी नई प्रोडक्ट इदारा लॉन्च करने जा रहा है उनके डिजाइन फेज में अप्लाई की जाती है। और इसका मकसद क्या होता है या कैसे की जाती है? बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। इसमें इदारा प्रॉफिट को बढ़ाता है या मैनेज करता है, सेल प्राइस के जरिए नहीं बल्कि कॉस्ट को रिड्यूस करके। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि टारगेट कॉस्टिंग कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट बढ़ाने की टेक्निक है। तो इस पूरे टॉपिक में एक होगी टारगेट कॉस्ट, जितने पे कॉस्ट होनी चाहिए, और एक होगी करंट कॉस्ट, जिस पे प्रेजेंटली कॉस्ट अवेलेबल है डिजाइन फेज में। तो करंट कॉस्ट ज्यादा होगी और उसको कम करके टारगेट कॉस्ट के बराबर लाना होगा, बस ये करना है हमने। तो टारगेट कॉस्टिंग की जो अप्रोच है वो क्या है, ये तो डेफिनेशन होगी ना। दूसरी बात, इसकी अप्रोच क्या है या इसका प्रोसेस क्या है? तो बेटा सबसे पहले कंपनी क्या करती है, एक प्रोडक्ट को बनाती है, उसका एक बेसिक सा डिजाइन बनाती है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम डिसाइड करती है कि हमने कम से कम इतना वॉल्यूम बेचना है, और वो प्रोडक्ट कस्टमर को दे दी जाती है कि आप इसको यूज करें। यूज करने के बाद कस्टमर से कहा जाता है जनाब हम कुछ अरसे के बाद आएंगे और आपसे सर्वे करके इस प्रोडक्ट के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेंगे। तो सर्वे की मदद से सबसे जो मेन चीज तय की जाती है वो कस्टमर से प्राइस, कि वो कितनी प्राइस पे इस प्रोडक्ट को खरीदने को तैयार है। तो वो असल चीज सर्वे का मेन मकसद ये होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट यूज करवाई जाए। कुछ भी रैंडमली कस्टमर होंगे, उन्हें बेसिक प्रोडक्ट का डिजाइन जो बना है उसको यूज करा के उनसे फीडबैक लेना है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें होता है एस्टिमेशन ऑफ सेल प्राइस। टोटल में भी पर यूनिट पे हम बात करें फिलहाल, सेल प्राइस एस्टिमेट की जाती है और वो सर्वे से की जाती है कि कस्टमर कितनी प्राइस देने को तैयार है। जी, तो सबसे पहला काम है टारगेट कॉस्टिंग का कि कंपनी प्रोडक्ट का एक डिजाइन बनाकर या प्रोडक्ट के कुछ यूनिट्स बनाएगी और वो कस्टमर को दे दिए जाएंगे। देन हफ्ते या एक माह बाद उस कस्टमर से जाके सर्वे किया जाएगा। सर्वे में बहुत सी बातें पूछी जाएंगी, लेकिन एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट हमें जो बात याद रखनी है, कस्टमर से प्राइस के मुतालिक पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि कस्टमर ये कहता है कि हम एवरेजली, एक हर कस्टमर तो नहीं, एवरेजली कस्टमर 25 रुपए की प्राइस पे हमारी प्रोडक्ट लेने को तैयार है। प्राइस भी हम ही नहीं बताएंगे, वो सिलेक्शन करेंगे। जिस कस्टमर को ज्यादा अच्छी लगेगी वो थोड़ी हाई प्राइस सेलेक्ट कर लेगा, जिसको बहुत ही बुरी लगेगी वो कम कर लेगा। तो हम उसकी एवरेज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का सर्वे करवाया जाता है और सर्वे के नतीजे में कंपनी प्राइस तय करती है। कस्टमर सर्वे में फीडबैक देता है। दूसरे नंबर पर जो अकाउंटेंट होता है वो बताता है कि हमें इस प्रोडक्ट पे जो इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लांट मशीन R&D वगैरह, तो ये जो प्रोडक्ट 25 रुपए में बिक रही है
इससे हमें प्रॉफिट कितना कमाना लाजमी हमारे लिए है। तो अकाउंटेंट इसमें प्रॉफिट तय करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्रॉफिट, ये काम अकाउंटेंट करता है। और सर्वे अकाउंटेंट नहीं कंडक्ट करता। सर्वे के लिए मार्केटिंग स्टाफ होता है, सेल्स स्टाफ होता है, रिसर्च एसोसिएट्स होते हैं। तो कस्टमर से सर्वे करके प्राइस एस्टिमेट की। अकाउंटेंट ने बताया कि जिस प्रोडक्ट के हर यूनिट से मिसाल के तौर पर 5 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट कमाना है, तो इसका मतलब है अगर 25 रुपए की प्रोडक्ट ने बिकना है और उसमें 5 रुपए मुनाफा है, तो ये प्रोडक्ट फिर 20 रुपए की कॉस्ट पे बननी चाहिए। तो तीसरा स्टेप इसमें क्या होता है? एस्टिमेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट। टोटल में भी निकाल सकते हैं, पर यूनिट पे भी। मैं फिलहाल टोटल में कर रहा हूँ, पर यूनिट पे कर रहा हूँ। तो यानी ये जो प्रोडक्ट है, जो हमने जिसका कस्टमर से सर्वे कराया है, अकॉर्डिंग टू सर्वे ये प्रोडक्ट 20 रुपए की कॉस्ट पे बननी और बिकनी चाहिए। लेकिन करंटली जो डिजाइन बनाकर आपने कस्टमर से सर्वे कराया था, पता चलता है जब उस प्रोडक्ट की हम क्या करते हैं, करंट कॉस्ट निकालते हैं। हाँ जी, करंट कॉस्ट निकालते हैं तो पता चलता है करंट कॉस्ट तो 22 रुपए है। अब ये 22 रुपए कहाँ से आया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब्ड, वेरिएबल एफओएच एब्जॉर्ब्ड, प्लस जो भी अदर कॉस्ट दे दे, जितनी भी कॉस्ट वो बता दे, लेकिन मेनली ज़्यादातर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स होता है। इवन सेलिंग मार्केटिंग भी दे सकता है। जो जो कॉस्ट उसने करंट लेवल पे दी हुई है, करंट, तो वो करंट कॉस्ट 22 रुपये है। टारगेट कॉस्ट जिसका फॉर्मूला है एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस रिक्वायर्ड प्रॉफिट। अगर तो जैसे यहाँ पे है, अगर तो करंट कॉस्ट ज्यादा है, जैसे यहाँ है, करंट कॉस्ट 22 रुपये है, टारगेट कॉस्ट 20 रुपये है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो प्रोडक्ट है, हाँ जी, इसका मतलब है कि कंपनी की प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 20 रुपए से ज्यादा है, 2 रुपए ज्यादा है। और वो ज्यादा है तो इसका मतलब है इसको कम करना है 2 रुपए से। ठीक है। तो ये जब तक आप कम नहीं करेंगे ना, अगर 22 की बना के 25 की बेचनी है तो फिर तो मुनाफा 3 रुपए ही आएगा। हम 5 रुपए अगर मुनाफा कमाना चाहते हैं 25 की बेच के, तो 20 रुपए की कॉस्ट पे उसको बनना और बिकना है। अब 20 रुपए की कॉस्ट के बदले प्रेजेंटली उस प्रोडक्ट का जो डिजाइन मार्केट में सर्वे के लिए अवेलेबल है, उसकी कॉस्ट बनाने की 22 रुपए है। तो जितनी ज्यादा कॉस्ट होती है उसको कम करना होता है। और जितने से कॉस्ट को कम करना है उस रिडक्शन को कहते हैं टारगेट कॉस्ट गैप। टारगेट कॉस्ट गैप क्या होती है? कि आपकी जो प्रोडक्ट की करंट कॉस्ट है वो टारगेट कॉस्ट के मुकाबले में कितनी ज्यादा है, जितने से कॉस्ट को कम करना है। हमारे वाले केस में ये 2 रुपए ज्यादा है। करंट कॉस्ट टारगेट कॉस्ट से 2 रुपए ज्यादा है। तो उसका फॉर्मूला बनता है करंट कॉस्ट टोटल में या पर यूनिट माइनस टारगेट कॉस्ट। ये बात याद रखनी है कि करंट कॉस्ट अगर ज्यादा होगी तो गैप है। अगर करंट कॉस्ट पहले ही कम है, मसलन टारगेट कॉस्ट 20 रुपए है, करंट कॉस्ट 18 रुपीज है, देन आपने उधर जीरो गैप लिखना है। गैप या होगा या माइनस में होगा। ओ सॉरी, गैप होगा या जीरो होगा, माइनस में नहीं होगा, सॉरी। तो दोबारा बात सुन लेते हैं। सर्वे के मुताबिक हमारी प्रोडक्ट 25 रुपए की बिकनी चाहिए, 5 रुपए प्रॉफिट कमा के।
हमारी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होनी चाहिए वो 20 रुपए है, लेकिन जो अभी डिजाइन मार्केट में सर्वे के लिए गया है वो बना है 22 रुपए पे। इसका मतलब अब आपको अपने डिजाइन को बार बार इस तरह चेंज करना है या कुछ भी ऐसे करना है तरीकाकार कि ये 22 की बजाय 20 की कॉस्ट पे बने। 2 रुपए जो गैप है उस गैप को कम करना है। तो छठा स्टेप जो है वो यही है कि जो भी आपने गैप कैलकुलेट किया है इस गैप को क्लोज करें। गैप क्लोज करने का मतलब है इसको रिमूव करें। रिमूव करने के बहुत से तरीके हैं, वो लेटर ऑन हम बात करेंगे। ये पेपर में आपको थ्योरी आएगी 5 से 6 नंबर की, और वो आपको याद करनी है। ठीक है। ये जो छठे नंबर पर थ्योरी है ये आती है, इसमें से आई हुई है पास पेपर में। फिलहाल आपको जो पेपर में मेन क्वेश्चन आएगा, जो मेन इशू आएगा वो ये है कि वो आपसे टारगेट कॉस्ट गैप मांगेगा। तो टारगेट कॉस्ट गैप कैसे निकालना है? सेल प्राइस गिवन होगी, प्रॉफिट गिवन होगा, माइनस करें। ये सबसे पहला स्टेप होगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अगर मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पहला स्टेप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का होगा टारगेट कॉस्ट निकालना, जिसका फॉर्मूला होगा एस्टिमेटेड टारगेट सेलिंग प्राइस। पर यूनिट पे भी ले सकते हैं, टोटल में भी। कई दफा टोटल में मजबूरी हो जाता है, माइनस रिक्वायर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या रिक्वायर्ड नेट प्रॉफिट जो दे दे। टारगेट कॉस्ट, जी स्टेप 2 करंट कॉस्ट निकाली जाती है। जी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, या जो भी सेलिंग मार्केटिंग नॉन प्रोडक्शन जो भी दे दे, अगर दे दे तो वो ऐड करनी है सारी करंट कॉस्ट। और ये करंट कॉस्ट टारगेट कॉस्ट से ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी तो वो गैप निकाल लेना है, कॉस्ट गैप। ज्यादातर पर यूनिट पे करते हैं, लेकिन टोटल में भी कर सकते हैं। ले ये 3 स्टेप्स का सलूशन है बस। बाकी अब ये सवाल को जो वो फैलाएगा वो ये करंट कॉस्ट में होगा कि मसलन वो मटेरियल 2 3 4 दे देगा, मटेरियल लेबर दे देगा, ओवरहेड्स में मसला दे देगा, या कोई और कॉस्ट में। बाकी कोई मसला नहीं, यानी इसी को उसने फैलाना है। अब मटेरियल कॉस्ट दी भी हो सकती है, यह जो आपने चैप्टर 1 की बेसिक्स में पढ़ा था कि मटेरियल की प्राइस इनटू मटेरियल क्वांटिटी, लेबर भी इसी तरह। तो ये बस इतना सा है, 3 स्टेप्स हैं इसके। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा दिया होगा, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो हम इसकी एग्जांपल्स पर आते हैं जरा।
जी बेटा, एग्जाम्पल 1 में वो कहता है कैलकुलेट द टारगेट कॉस्ट गैप पर यूनिट। जी, पर यूनिट पे गैप मांगा है न्यू प्रोडक्ट के लिए। टारगेट कॉस्टिंग इस्तेमाल ही न्यू प्रोडक्ट्स पे होती है। बाकी कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उस पे लगाना चाहे वो मर्जी है, डाटे पे डिपेंड करेगा, लेकिन मेनली ये न्यू प्रोडक्ट पे इस्तेमाल होती है। तो वो कहता है टारगेट कॉस्ट पर यूनिट निकालें नई प्रोडक्ट की। पैकेजेस लिमिटेड इज कंसिडरिंग वेदर और नॉट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। कंपनी ये फैसला करना चाह रही है कि नई प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए कि नहीं। सेल्स डिपार्टमेंट हैज डिटरमिन्ड अ रियलिस्टिक सेलिंग प्राइस विल बी 20 रुपीज। लें जी, ये आपकी टारगेट सेलिंग प्राइस आ गई। 20 रुपीज की सेल प्राइस पे बिकेगी प्रोडक्ट। Packages Limited have a requirement that all products should generate a gross profit of 25% of sale। जी बेटा, 25% ऑफ सेल, सेल दी हुई है, 25% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो माइनस करके हम टारगेट कॉस्ट निकाल लेंगे और इससे प्रॉफिट निकल आएगा। उसके अलावा ये सारा डाटा नीचे करंट कॉस्ट के लिए दिया हुआ है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स। तो ये मटेरियल की प्राइस है 5 रुपए पर केजी, मटेरियल की क्वांटिटी। अब आपको चैप्टर 1 वाला तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहला इसके सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 है टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। जी, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट, उसका फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड टारगेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस रिक्वायर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। जी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपए, रिक्वायर्ड प्रॉफिट है 25% ऑफ सेल। माइनस करें तो ये आ जाएगा टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। जी, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये पहला स्टेप है कि टारगेट कॉस्ट पर यूनिट निकाली। उसके बाद ये जो सारा डेटा दिया हुआ है इसको ऐड करके करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट, उसका पूरा नाम है। एक्सपेक्टेड का मतलब है अभी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई। तो करंट कॉस्ट पर यूनिट, उसमें हमें सारी फैक्ट्री की कॉस्ट नज़र आ रही है। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, और एफओएच में वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट पर यूनिट, और ये फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा जी, तो मटेरियल की जो प्राइस है ये एक्चुअल प्राइस है 5 रुपीज पर केजी। चैप्टर 1 ने हमें सिखाया था
कि मटेरियल की प्राइस इनटू मटेरियल के क्वांटिटी पर यूनिट। एक मुकम्मल यूनिट पे 2 kg लगता है, ये लिखा हुआ है पर यूनिट पे डाटा। अच्छा जी। लेबर में 4 रुपीज पर आवर, लेबर का वेजेस रेट इनटू लेबर आवर्स। तो ये 10 रुपीज पर यूनिट आ जाता है, ये आ जाता है 6 रुपीज पर यूनिट। हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड में ये जो 1 रुपया है ये एब्जॉर्प्शन रेट है। अब ये एक्चुअल नहीं है, ये एब्जॉर्ब वाला रेट है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेट है, लिखा नहीं हुआ, ये आपने याद रखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जहाँ कहीं पे भी ये जो ओवरहेड्स हैं ये परसेंटेज में आ जाए, पर लेबर आवर आ जाए, पर मशीन आवर आ जाए, तो ये ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट है। तो ये पर आवर का मतलब पर लेबर आवर पर बेस कर रहे हैं। तो जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है लेबर में, वैसे ही वेरिएबल ओवरहेड 1 रुपी पर आवर इनटू लेबर आवर, बिल्कुल वैसे ही 1.5। और फिक्स कितने, 0.75 रुपीज पर आवर इंटू 1.5 आवर्स पर यूनिट। जी। तो ये आता है 1.125। ले जी, इसको अब हम ऐड अप कर लेंगे। तो ये करंट कॉस्ट आ जाएगी 18.625 की। यानी आपकी जो प्रोडक्ट है उसका जो अभी डिज़ाइन है वो 18 रुपीज़ की कॉस्ट पर यूनिट पे बनता है, बनना उसको 15 पे चाहिए। तो 3 रुपए ज़्यादा पे बिक रहा है, बन रहा है, इसीलिए आपने इसको कम करना है। तो 3 पॉइंट समथिंग। तो स्टेप नंबर 3 होगा टारगेट कॉस्ट गैप। हाँ जी, टारगेट कॉस्ट गैप में करंट कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। करंट कॉस्ट थी 18.625 पर यूनिट और करंट है 15। तो इसका मतलब है 3.625 पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा है और उसको कम करना है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, तो ये पहले एग्जाम्पल्स करनी है। एग्जाम्पल 1 और 2 मैंने करवा देनी है, 3 4 आपने घर से खुद करनी है। एग्जाम्पल 3 4। अजान हो रही है, मैं वेट कर रहा हूँ जरा। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 पर आते हैं। एग्जाम्पल 2 के मतलब वो कहते हैं कि पैकेजेस कंपनी जो है वही सेम कंपनी है, टारगेट कॉस्ट गैप पर यूनिट निकालना है। पैकेजेस कंपनी नई प्रोडक्ट के बारे में फैसला करना जा रही है। सेल्स डिपार्टमेंट ने जो सेल प्राइस बताई है वो 50 है।
और कंपनी जो नेट प्रॉफिट अब कमाना चाह रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है ये 20% ऑफ सेल। ना भी लिखा हो तो नेट प्रॉफिट हो या जो भी प्रॉफिट मार्जिन हो, मार्जिन का मतलब सेल पर बेस करता है प्रॉफिट। तो ये 20% ऑफ सेल प्राइस ले लेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, जिसमें से वो कहता है कंपनी ने प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों कवर करनी है। वो नीचे आप देखें तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट भी नजर आ रही है और ये नॉन प्रोडक्शन है। सब कुछ ये करंट कॉस्ट में आएगा। कहता है ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन करंट कॉस्ट से रिलेटेड दी हुई है आपको। तो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स्ड, सेलिंग, एडमिन। तो अब हम इसको सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे कि ऊपर ये एग्जांपल की है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ऊपर वाली एग्जांपल में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट काउंट हुई थी। अब प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन दोनों को काउंट करना है, क्योंकि एक तो ये फिक्रा लिखा हुआ है, दूसरा ना भी लिखा हो तो आपने प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन हर तरह की कॉस्ट करंट कॉस्ट में लेना है। तो स्टेप नंबर 1, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस रिक्वायर्ड नेट प्रॉफिट। जी बेटा। तो सेलिंग प्राइस 50 रुपीज है, रिक्वायर्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन है तो 50 रुपीज का 50 रुपीज का 20% 10 आता है। माइनस करें तो 40। जी। टारगेट कॉस्ट पर यूनिट आ गई 40। इसके बाद करंट कॉस्ट है। तो करंट कॉस्ट में हमारे पास जो जो फिगर्स मौजूद है सब हम ऐड कर लेंगे डायरेक्ट। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट प्लस वेरिएबल एफओएच की कॉस्ट, ये एब्जॉर्प्शन रेट दिया होगा, प्लस फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आंसर आ जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट प्लस उसके बाद एडमिन कॉस्ट है एंड सेलिंग कॉस्ट है। एडमिन कॉस्ट पर यूनिट प्लस ले जी सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब उसने आपको जो मटेरियल की प्राइस दिया वही है 5 रुपीज पर केजी एट द रेट ऑफ 2.5 kgs पर यूनिट मल्टीप्लाई करके। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा 12.5 रुपीज। नेक्स्ट, लेबर में 4 रुपए पर आवर, 4 रुपीज पर आवर,
इंटू 3 लेबर आवर्स पर यूनिट, तो 12 आ जाता है। वेरिएबल ओवरहेड में ये एब्जॉर्प्शन रेट है 2 रुपीज पर आवर, तो 2 नहीं लिख देना बाहर, 2 रुपीज पर आवर इंटू 3 लेबर आवर्स पर यूनिट। इसी तरह फिक्स्ड एफओएच में ये दोनों एब्जॉर्प्शन रेट हैं, इनको इकट्ठा करके 3 रुपीज भी लिख सकते थे एफओएच के नाम से। मैं जरा अलग अलग लिख रहा हूँ क्योंकि अलग दिया हुआ है। तो 1 रुपी पर आवर इंटू 3 लेबर आवर्स पर यूनिट, टोटल करें। 33.5। हाँ जी, एडमिन कॉस्ट कितने परसेंट है? 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये आता है 3.35। और सेलिंग कॉस्ट है 10% ऑफ सेल, तो सेल 50 रुपए की है, उसका 10% करें तो 5 रुपीज पर यूनिट। ले जी, ये 41.85 इज द करंट कॉस्ट। उसके बाद तीसरा स्टेप है गैप निकालना है, ये सिंपली डेटा ऐड करना है। हाँ जी, टारगेट कॉस्ट गैप, तो फॉर्मूला है करंट कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। 41.85 माइनस टारगेट कॉस्ट जो थी वो थी 40, तो ये आंसर आ जाएगा 1.85 पर यूनिट। लें जी, ये आंसर है 1.85 पर यूनिट। जी जनाब, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 मुकम्मल हो गई। एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 ये आपने घर से करनी है खुद। हाँ जी, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। अच्छा जी, इसके बाद आखिरी चीज है, ये क्वेश्चन छोटा सा कर रहे हैं वह जो आई कैप के पास पेपर के क्वेश्चन होते हैं उनमें से, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रीडिंग में ही सॉल्व हो जाएगा, बहुत छोटा सा है। और फिलहाल अभी हम ये सारा नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट प्राइस विल द कंपनी हैव टू चार्ज टू कैप्चर इट्स रिक्वायर्ड मार्केट शेयर। जी, कंपनी को किस प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लानी चाहिए ताकि जितनी वो मार्केट शेयर लेना चाह रहे कैप्चर करना वो कर ले। एंड व्हाट इज द टारगेट यूनिट कॉस्ट। तो ये दो चीजें निकालनी है, एक तो सेल प्राइस और एक टारगेट कॉस्ट।
उसके बाद व्हाट इज द साइज ऑफ टारगेट कॉस्ट गैप। साइज का मतलब होता है अमाउंट ऑफ कॉस्ट गैप निकालनी है। एंड हाउ माइट द कंपनी सीक टू क्लोज द गैप, तो इस पे थ्योरी लिखनी है कि कंपनी गैप को कैसे क्लोज कर सकती है। जो भी टारगेट कॉस्ट गैप आ रहा है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में ये थ्योरी हमने डिस्कस करनी है। आज मैं ये थ्योरी डिस्कस नहीं करना चाह रहा, तो मैंने कहा था ये पूरा नहीं कर सकते हम। बस ये हम इतना करेंगे, सेल प्राइस निकालेंगे, टारगेट यूनिट कॉस्ट निकालेंगे यानी टारगेट कॉस्ट पर यूनिट, और गैप। क्वेश्चन में वो कहता है स्काइबा कंपनी ट्राइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इनटू कंपेटिटिव। कंपेटिटिव का मतलब होता है ऐसी मार्केट जहां कंपटीशन पहले ही बहुत ज्यादा हो। तो ये कंपनी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है नॉर्थ अमेरिका में। टेस्ट मार्केटिंग, जो इन्होंने टेस्टिंग की मार्केटिंग के जरिए, उससे ये इक्वेशन डिमांड कर्व की पता चल रही है। अब ये इक्वेशन कैसे बनी ये मुझे इससे गर्ज नहीं है। पी से मुराद सेल प्राइस पर यूनिट है और क्यू से मुराद सेल क्वांटिटी। इस इक्वेशन में अगर हम कंपनी की सेल क्वांटिटी पुट कर दें तो हमारे पास सेल प्राइस का आंसर आ जाएगा। बस मुझे ये पता है कि ये जो इक्वेशन है ये बनी कैसे, ये मुझे नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि इसमें क्यू को प्लग इन अगर मैं करूं तो मेरे पास पी का आंसर आ जाएगा, और उसने मांगा हुआ प्राइस। आगे वो कहता है द एस्टिमेटेड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। पूरी मार्केट में इस प्रोडक्ट की जो सेल है वो 5 लाख यूनिट्स है। पूरी मार्केट की, आपकी कंपनी की नहीं, पूरी मार्केट की सेल 5 लाख है। द कंपनी वुड लाइक टू कैप्चर 10%। हमारी कंपनी इस पूरी मार्केट में से टोटल 5 लाख में से सिर्फ 10% बेचना चाह रही है। तो वो 10% जब चेक किया तो पता चला 50,000 यूनिट कंपनी बेचना चाह रही है। ये सेल आपकी क्यू है जो इधर आनी है। 5 लाख का 5 लाख क्यों नहीं लिखना? पूरी मार्केट की सेल आपसे रेलेवेंट नहीं है। हमें जितनी सेल हम खुद कर सकते हैं हम वो लिखेंगे इस इक्वेशन में। उसके अलावा ये कॉस्ट कार्ड का डाटा, ये मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट दी हुई है, पर यूनिट पे है, नहीं भी लिखा हुआ लेकिन ये पर यूनिट की फिगर्स हैं। और कंपनी कहता है कितना, कंपनी विश कर रही है कि कंपनी टारगेट प्रॉफिट कमाए 10 मिलियन। 10 मिलियन का टारगेट प्रॉफिट कमाना चाह रही है। अब ये क्वेश्चन टोटल में भी सॉल्व हो सकता है, पर यूनिट पे भी हो सकता है। मैं इसको पर यूनिट पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी टोटल में भी ये इक्वली वैलिड है। तो सबसे पहले हमने ये इक्वेशन की मदद से प्राइस या सेल प्राइस निकालनी है। जी बेटा, प्राइस या सेल प्राइस ऑफ द कंपनी निकालनी है। ये इक्वेशन है P इज इक्वल टू 600 माइनस, जी क्यू, क्यू से मेरा सेल क्वांटिटी है। तो 5 लाख टोटल है, उसका 10% करें तो 50,000 यूनिट्स थे। 250, तो ये आता है 350। जिसका मतलब है कंपनी की प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस पर यूनिट होगी, ये पहला आंसर है। उसके बाद टारगेट यूनिट कॉस्ट या टारगेट कॉस्ट पर यूनिट मांगी है उसने।
टारगेट यूनिट कॉस्ट या टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। जी बेटा, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जो ये हमने निकाली, माइनस रिक्वायर्ड प्रॉफिट। तो उसने कहा कंपनी जो है वो 10 मिलियन का प्रॉफिट कमाना चाह रही है। अब ये जो 10 मिलियन का प्रॉफिट है, ये कंपनी टोटल 50,000 यूनिट्स बेच के कमाएगी। तो जब आप ये 50,000 यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो 200 रुपया पर यूनिट आ जाता है ये। और 150 रुपये पर यूनिट है टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा जी। इसके बाद आगे चलते हैं तो वो कहता है साइज ऑफ कॉस्ट गैप। साइज ऑफ कॉस्ट गैप का मतलब टारगेट कॉस्ट गैप का आंसर बताएं। तो बेटा करंट कॉस्ट के लिए ये डाटा दिया हुआ था आपको, ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एफ ये जमा करें। हंड्रेड, 30 और 70। तो गैप आ जाता है कॉस्ट गैप, 200 रुपीज की करंट कॉस्ट माइनस ये 150 की टारगेट कॉस्ट। तो 50 रुपीज से हमें अपनी करंट कॉस्ट को कम करना है। तो 50 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट गैप या साइज ऑफ द कॉस्ट गैप। और इसको कम करने के तरीके उसने पूछे हैं, वो अभी हमने डिस्कस नहीं किए। तो नेक्स्ट टाइम हम जब क्लास में करेंगे इंशाल्लाह, तो हम बेटा इसको थ्योरी भी पढ़ेंगे और फिर आगे भी करेंगे। ठीक है, चले, ओके, फिर अल्लाह हाफिज।